हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परासरण दाब पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण पढ़ेंगे। सन 1904 में वर्कले हार्टले ने परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण करने के लिए एक अप्रत्यक्ष विधि प्रस्तुत की। इस विधि को हम वर्कले हार्टले विधि भी कहते हैं, यानी परासरण दाब ज्ञात प्रयोगात्मक निर्धारण करने की वर्कले हार्टले विधि। वर्कले हार्टले विधि में क्या होता है, एक स्टील का मजबूत पात्र होता है जिसे हम बाह्य जैकेट कहते हैं। स्टील के मजबूत पात्र से एक सरंध्र नली यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई Cu2 एफिशिएंट का होल 6 यानी कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। इस स्टील के मजबूत पात्र से एक पिस्टन लगा होता है और दाब मापी लगा होता है, प्रेशर गॉज लगा होता है। सरंध्र नली के एक सिरे पर केशिका नली यानी कैपिलरी ट्यूब लगी होती है और दूसरे सिरे पर थिसिल फनल लगी होती है। इस विधि में क्या करते हैं, जो स्टील का मजबूत पात्र है इसमें विलयन भरा रहता है यानी जिसका हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है। यानी स्टील के पात्र में एक अज्ञात परासरण दाब वाला विलयन भरा होता है और थिसिल यानी थिसिल फनल की सहायता से सरंध्र नली में शुद्ध विलायक यानी सॉल्वेंट भरते हैं केशिका नली के ए तल तक। फिर से समझ लीजिए, जो स्टील का पात्र है उसमें अज्ञात परासरण का एक विलयन भरा होता है और सरंध्र नली में थिसिल फनल की सहायता से शुद्ध विलायक भरते हैं केशिका नली के ए तल तक। चूँकि परासरण की क्रिया आपको मालूम है, परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता वाले विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता वाले की ओर प्रवाह होने लगता है, यानी कम सांद्रता वाले विलायक अणुओं का प्रवाह क्या होता है, अधिक सांद्रता की ओर होने लगता है। तो जिससे क्या है, विलायक क्या होगा, इसका प्रवाह अधिक सांद्रता की ओर होने लगेगा, जिससे केशिका नली का ये तल क्या है, धीरे धीरे नीचे गिरने लगेगा। केशिका नली के तल को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, पिस्टन पी द्वारा दाब लगाते हैं, जिससे ये क्या होती है, परासरण की क्रिया रुक जाती है। पिस्टन द्वारा जो बाह्य दाब लगाया जाता है इसी को हम परासरण दाब कहते हैं और दाब मापी के द्वारा हम इस दाब को पढ़ लेते हैं। यानी ये क्या हो गया, परासरण दाब का प्रयोगात्मक निर्धारण, और या हम इसको वर्कले हार्टले विधि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द्रवों का वाष्प दाब। ये तो आपको मालूम है, जब द्रव क्या है, वाष्प अवस्था में, यानी जब द्रव से वाष्प बनती है तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं, और वाष्प से पुनः क्या है, द्रव अवस्था में चेंज होता है तो हम उसको द्रवण कहते हैं। तो जो एक बंद पात्र में वाष्पन और द्रवण दोनों अभिक्रियाएं क्या है, साथ साथ चलती रहती हैं। प्रारंभ में द्रवण का, यानी एक बंद पात्र है, इसमें क्या है, कोई भी हमारा विलायक है या विलयन है, तो एक बंद पात्र में जो वाष्पन है, वाष्प की क्रिया है, और द्रवण है यानी द्रव से वाष्प और वाष्प से द्रव बनने की क्रिया क्या है, साथ साथ चलती रहती हैं। प्रारंभ में जो द्रवण की क्रिया होती है यानी वाष्प से द्रव बनने की क्रिया, उसका वेग 0 होता है, लेकिन जो वाष्पन की क्रिया होती है यानी द्रव से वाष्प बनने की क्रिया, उसका वेग क्या होता है, बढ़ता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय पश्चात जो वाष्पन की क्रिया का वेग है वो नियत हो जाता है और द्रवण की क्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, वाष्पन और द्रवण दोनों ही क्रियाओं का वेग नियत हो जाता है, यानी जो वेग है वो साम्यावस्था में आ जाता है। वाष्पन और द्रवण क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी ताप पर द्रव और वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन, यानी डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर।
अवनमन का मतलब क्या होता है? गिरना। यानी जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं, जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो ये क्या, तो इसका क्या वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। यानी जो वाष्प दाब में कमी आती है वही क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अवनमन। मान लेते हैं कि विलायक का वाष्प दाब क्या हो गया? P हो गया। विलायक का वाष्प दाब इक्वल टू P, और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? विलयन का वाष्प दाब इक्वल टू P, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS लिख दें। तो विलायक का वाष्प दाब यानी विलायक में क्या घोला गया है? एक अवाष्पशील पदार्थ घोला गया है, जिससे विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी P माइनस PS। यानी ये क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन हो गया। यानी जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसी को हम वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन यानी P माइनस PS तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, राउट का नियम। राउट का नियम द्रवों के लिए होता है जब किसी ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब यानी P उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उस विलयन के वाष्प दाब, मान लेते हैं कोई भी मिश्रण है उसमें दो द्रव हैं, एक का P1 हो गया वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और दूसरे का क्या हो गया? P2 आंशिक वाष्प दाब हो गया। कहा गया है कि शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था द्रव 1 का जो आंशिक वाष्प दाब है इसके अवयव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो गया? P1 नॉट से हम डिनोट कर दें इनटू इसके मोल प्रभाज के गुणनफल यानी X1 के बराबर होगा। ऐसे ही दूसरे द्रव के लिए क्या होगा? P2 नॉट यानी ये क्या हो गया? शुद्ध अवस्था में इस विलयन का वाष्प दाब हो गया इनटू मोल प्रभाज। कहने का मतलब ये है कि किसी विलयन के लिए किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा उस अवयव के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम को हम राउट का नियम कहते हैं। माना किसी मिश्रण में दो द्रव हैं, पहले द्रव का वाष्प दाब आंशिक वाष्प दाब P1 हो गया और दूसरे द्रव का आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया? P2 हो गया। तो राउट का नियम क्या कहता है कि जो राउट का नियम है इसके अकॉर्डिंग किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में शुद्ध अवस्था के अवयव के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो P1 बराबर क्या हो गया? P1 नॉट इंटू X1, P2 इक्वल टू क्या हो गया? P2 नॉट इंटू X2। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम 11 में पढ़ा था आपने, यानी कुल वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। चूंकि X1 प्लस X2 का मान अगर मान ले 1 है तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस X1। यदि मिश्रण में एक अवाष्पशील पदार्थ है यानी केवल एक द्रव हमारा क्या हो रहा है? वाष्पशील हो रहा है और दूसरा द्रव वाष्पशील
नहीं हो रहा है। तो हम मान लेते हैं P1 वाष्पशील द्रव है, तो हम P1 नॉट को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। P1 नॉट जब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू, केवल हम किसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अगर P1 नॉट 0 है तो ये भी x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P2 नॉट इंटू x2, तो x2 का मान क्या रख सकते हैं, x2 बराबर 1 माइनस x1, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, P2 नॉट इंटू 1 माइनस x1। अब जब ये मल्टीप्लाई करेगा P2, तो P2 नॉट माइनस P2 नॉट P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब P इक्वल टू क्या आ गया, P इक्वल टू यानी वाष्प दाब इक्वल टू आंशिक वाष्प दाब इक्वल टू क्या हो गया, P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। P ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में P माइनस P2 नॉट अपॉन P2 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x1 के। कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको देखें तो इतना हमें किसका तरह दिखाई दे रहा है, P नॉट यानी x1 क्या होता है, मोल प्रभार, मोल प्रभार क्या हो जाएगा आपका, यानी P माइनस P2 नॉट अपॉन P2 नॉट इक्वल टू, हम इसको क्या, मोल प्रभार क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी n अपॉन n प्लस n। P2 नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि P2 की जगह, P2 नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं कि ये शुद्ध अवस्था का द्रव है, तो P2 नॉट इक्वल टू P नॉट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी P माइनस P नॉट अपॉन P नॉट बराबर n अपॉन n प्लस n। कहने का मतलब है, जो अभी आपको बताया था, जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे भी हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। यानी किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो इस नियम को भी हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अब P माइनस P नॉट अपॉन, क्योंकि n प्लस n बराबर हम क्या लेते हैं, कैपिटल N, लगभग क्या होता है कैपिटल N के, तो P माइनस P नॉट बराबर अपॉन P नॉट बराबर क्या हो जाएगा, n अपॉन n। यही क्या है, राउल्ट का नियम है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P माइनस P नॉट अपॉन P नॉट इक्वल टू n क्या होता है, W मास अपॉन मोलर मास इंटू ये भी क्या है, m अपॉन W होगा, तो ये क्या ऊपर आ जाएगा, m मोलर मास अपॉन W। ये क्या है, राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम। अब आदर्श विलयन बात करें तो ऐसे विलयन जो समान ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम को पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो सबसे पहला इसकी सीमा क्या हो गई, जो राउल्ट का नियम है केवल आदर्श विलयन ही पालन करते हैं। बताया था अभी कि जो विलयन क्या करें, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। तो राउल्ट का नियम केवल आदर्श विलयन ही पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ऐसे विलयन जिनमें कणों की संख्या वियोजित या संगुणित होती है, यानी वियोजित होने पर कणों की संख्या बढ़ जाएगी और संगुणित होने पर कणों की संख्या घट जाएगी, वो क्या है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है कि जिनमें विलेय या विलायक आपस में क्रिया कर लेते हैं, जिनमें विलेय या विलायक आपस में क्रिया करते हैं, वो भी क्या है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। थैंक यू।